पेज सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आज से हम पेज सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। सच में इसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं कि हम कैसे सिलेबस को कवर करेंगे, हम किस तरह से पढ़ेंगे आपस में मिल करके। और हर एक टॉपिक को इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। हर एक टॉपिक को हम इतना समझेंगे ताकि हम क्वेश्चन का आंसर लिख सके एग्जाम में। हमारा एंड गोल क्या है कि ये जो एग्जाम जो 1 महीने बाद आने वाला है उसका आंसर हम लिख सके, ये हमारा एंड गोल है। तो इसके लिए ये सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट करी है और इसमें हम क्या करने वाले हैं, 30 दिन के अंदर 10 चैप्टर को खत्म करेंगे। पर चैप्टर आपके 3 लेक्चर आएंगे। पहला जो लेक्चर होगा, जो कि आज थ्योरी लेक्चर है, उसकी बात करेंगे आज हम। तो आज इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कवर हो जाए आज ही, अभी इसी लेक्चर के अंदर। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है चैप्टर भी लंबा ही है। तो ये जो चैप्टर है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आपको पहले से सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी। मेरे को क्या करना है, फटाफट इसको रिवाइज कर देना आपके सामने, ताकि आपको ये चीज एकदम समझ में आ जाए। क्योंकि लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखो तो लिखा हुआ तो बुक में भी है, वो बुक में लिख रखा है, बट हमारा मकसद क्या है, समझना। और ये समझना कि उसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से और आंसर कैसे लिखे, ये समझना हमारा मकसद है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा, पहले से ही उस चीज को समझा दूंगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म को बोलते हैं। एंजियोस्पर्म ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद जो बाद में बनता है रिजल्ट, एज ए रिजल्ट जो बनता है उसको हम बोलते हैं सीड होता है और फ्रूट। देखिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है एंड जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात हमें पता है अच्छे से। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है। देखिए ओव्यूल जो है क्या होता है आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये चीज आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात हमें पता है, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही होता है। बट इसमें हम ना एंथर के अंदर क्या स्ट्रक्चर है और बाकी सारे जो फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है, जितने भी उनमें क्या स्ट्रक्चर है, वो सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहले हम बात करेंगे मेल पार्ट की, यानी स्टेमेन की बात करेंगे। तो स्टेमेन जो होता है उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। जो एंथर होता है वो टर्मिनल होता है। टर्मिनल कैसे, फूल जो है वो फ्लावर वो नीचे होता है। देखिए जो फ्लावर होता है हमें पता है ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। तो फ्लावर का ये वाला सिरा है जो है ये नीचे वाला सिरा बोला जाता है और ये जो सिरा है ये लास्ट वाला है। तो ये टर्मिनल है और ये प्रोक्सिमल है। अकॉर्डिंग टू फ्लावर ये पास है, पास यानी प्रोक्सिमल है। फ्लावर के हिसाब से ये प्रोक्सिमल एंड है, जबकि फ्लावर के हिसाब से प्रोक्सिमल एंड है। तो ये कौन सा एंड हो जाएगा, ये टर्मिनल एंड हो जाएगा। तो टर्मिनल एंड पे पाया जाता है। ये जो है ये स्टेमेन है, स्टेमेन में ये जो है एंथर है और ये फिलामेंट है। तो एंथर जो है वो टर्मिनल वाले पार्ट में पाया जाता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा है और सिलेंडर होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब इसका जो प्रोक्सिमल एंड है, जैसा कि मैंने कहा प्रोक्सिमल एंड मतलब ये नीचे वाला। ठीक है, ये जो प्रोक्सिमल एंड है ये अटैच होता है थैलेमस से या पेटल से। यहाँ पे जो फ्लावर के यहाँ जो लास्ट में होता है वो थैलेमस होता है। एक्चुअल में ये ओवरी से अटैच नहीं है, तो डायग्राम में ऐसा दिख रहा है, बट वो ओवरी से नहीं, वो नीचे अटैच होता है, थैलेमस से या फिर पेटल से अटैच होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेमेन की। तो स्टेमेन जो होता है वो नंबर और लेंथ उसके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज में। ठीक, और उसके बाद अगर हम एंथर की बात करें, एंथर जो होता है वो टिपिकली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड मतलब क्या, देखिए 2 लोब बने हुए ना, 1 2 लोब मतलब कोई गोल वाला हिस्सा। तो 2 लोब बने हुए हैं, इसलिए इसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एंथर क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब हर एक लोब में 2 थीका होते हैं, ये भी बात हमें पता है। ईच लोब हैज 2 थीका। तो एक लोब में 2 थीका होते हैं, ऐसे टोटल 2 लोब है, तो टोटल कितने थीका होगा, 4। ये जो 4 थीका होते हैं इसके अंदर ये जो 4 कमरे टाइप के बने होते हैं छोटे छोटे, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो कमरे हैं इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर में होता है और 2 होता है ईच लोब के अंदर। आगे जब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है तो ये पोलन सैक बन जाता है। पोलन सैक मतलब क्या, पोलन सैक
जब वो होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन जो होता है वो पैक होता है, यानी कि पोलन ग्रेन का कमरा वो क्या है, पोलन सैक। पोलन ग्रेन का कमरा क्या है, पोलन सैक, मतलब एक थैली एक तरह से होती है पोलन सैक, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर की। माइक्रोस्पोरेंजियम के जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 लेयर होती है। बाहर एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर एंडोथीशियम, फिर उसके अंदर मिडल लेयर, फिर सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर इज टैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम, ऐसे करके याद कर लीजिए, जैसे भी याद हो कर लीजिए, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम। क्या 4 लेयर के नाम क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम। अच्छा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, जो शुरू की बाहर की जो 3 लेयर है वो क्या करती है, वो प्रोटेक्शन करती है और डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी कि एंथर को थोड़ा सा ढीला करती है एक तरह से, ताकि जो पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन जो फ्यूचर में निकलने वाले, जो उड़ने वाले हैं वो पोलन ग्रेन, या फिर कहीं जाने वाले हैं तो वो निकल पाए पोलन ग्रेन। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन कौन करता है, ये तीनों का काम है, ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर इनका। अच्छा, टैपिटम इनर मोस्ट लेयर होती है, ये इनर मोस्ट है तो पोलन के एकदम संपर्क में होगी, एकदम कॉन्टैक्ट में होगी। जो चीज एकदम कॉन्टैक्ट में होती है वो उसको न्यूट्रिशन देती है, तो ये नरिश करता है पोलन को। अच्छा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। डेंस क्यों होता है साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म इसलिए चाहिए क्योंकि उसको न्यूट्रिशन देना है, उसको फूड देना है, इसलिए वो डेंस साइटोप्लाज्म है उसका। और इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। बाई न्यूक्लियट, ट्राई न्यूक्लियट, कैसा भी हो सकता है, मल्टी न्यूक्लियट बेसिकली, नॉट बाई न्यूक्लियट, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन होती है इसके अंदर, मोर देन वन होता है न्यूक्लियस। तो मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन डेंस साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, ये चीज याद रखना, टैपिटम में पाया जाता है। टैपिटम का है, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो लेयर होती है उसमें होता है टैपिटम, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू वो होता है जो कि सेंटर में होता है हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके सेंटर में जो होता है उसे कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। सेंटर में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की माइक्रोस्पोर बना कैसे, माइक्रोस्पोर फॉर्म कैसे हुआ। तो देखिए, जो स्पोरोजिनस टिश्यू था, स्पोरोजिनस टिश्यू पता चल गया कहाँ होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके सेंटर में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जो जैसा कि हमने अभी देखा। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, वो जो है मियोसिस करते हैं। अब आपको पता है कि मियोसिस से 4 अलग अलग सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं मियोसिस से। तो मियोसिस से सेल्स बने, उस सेल्स को हमने बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बने मतलब सेल बने, जो कि मतलब एक सेल था वो डिवाइड हो गया 4 में, तो उस एक को हम माइक्रोस्पोर कह रहे हैं। और जो उसका एक जो क्लस्टर बन रहा है, उससे जो एक ग्रुप बन रहा है उसे हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब कि 4, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर होंगे इसमें, मतलब एक तरह से मान लीजिए 4 का गुच्छा उसे कहते हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे और एक इसके पीछे है, यानी अगर इमेज को हम 3D में इमेजिन करें तो हम समझ पाएंगे कि इसमें 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड है। और आगे क्या होता है फिर, ये डेहिसेंस ऑफ एंथर के टाइम या उसी टाइम जब वो अंदर होते हैं उस टाइम पे वो अलग हो जाते हैं और चारों अलग अलग हो जाते हैं। ईच को, हर एक को हम कहते हैं पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब एक प्रोसेस जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान से सुनना। पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें मियोसिस होता है बेसिकली, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम 1000 माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि गोल सा जो कमरा था उसके अंदर कम से कम 1000 संख्या में माइक्रोस्पोर होते हैं या पोलन ग्रेन होते हैं, उसके अंदर 1000 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन हो सकते हैं, जो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। अब हम देखेंगे पोलन ग्रेन। देखिए, अब बात करते हैं हम पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, मतलब मेल का जो गैमेटोफाइट होता है वो पोलन ग्रेन होता है। और हिबिस्कस वाले फ्लावर में ये येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन होता है, जब हम उसे टच करते हैं तो येलो येलो कलर का पाउडर जैसा लगता है, वो पोलन ग्रेन होता है। ये पोलन ग्रेन जो होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है, एकदम स्फीयर की तरह होता है, लगभग स्फीयर हो सकता है। और इसका साइज याद रखना 25 से लेकर 50 मिलीमीटर, यानी 25 टू 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, याद रखना। अच्छा, इसमें 2 वॉल लेयर होती है, पोलन ग्रेन में 2 वॉल लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन। जो एक्साइन होती है वो हार्ड होती है क्योंकि वो बाहर है इसलिए हार्ड है। और ये जो हार्ड है, हार्ड क्यों है, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन, ये वर्ड याद रखना, स्पोरोपोलिनिन। क्यों,
वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है ये, इसीलिए इसको याद रखना है, इस पोरोपोलिन को। अच्छा, इतना ताकतवर है कि ना तो इसको हाई एसिड और एल्कली ये इसको खतरा पहुंचा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हाई टेम्परेचर से कोई असर नहीं पड़ता है इसको, और कोई एंजाइम भी आज तक ऐसा नोन नहीं है, कोई पता नहीं है एंजाइम जो इसको डिग्रेड कर पाए, ऐसा कोई एंजाइम भी पता नहीं चला है। और इसी कारण से इसका एक फायदा यह है कि इसी वजह से इसको अच्छे से हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कई कई सालों तक इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं पोलन ग्रेन को, इसकी वजह से वेल प्रिजर्व, इसकी वजह से ही। अच्छा, ये जो बाहर जो लेयर होती है ये एक्साइन होती है, एक्साइन जो है वो कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं होती, याद रखना। जबकि जो इंटाइन है वो कॉन्टिन्यूस लेयर है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो एक्साइन बाहर की है, इंटाइन अंदर की है, और बीच में जो ये बीच बीच में छोटे से स्पेस है, यहाँ पे जंप हो रहा है, ये जंप और ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, अब क्या होगा, ये मैच्योर करेगा, जब ये मैच्योरेशन में जाएगा तो ये दो तरह की सेल बनाएगा, एक तो वेजिटेटिव सेल बनाएगा, वेजिटेटिव सेल जो कि बड़ी होती है, इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस है और उसका शेप जो है इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस है। दूसरी जो सेल बनती है वो बनती है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल छोटी होती है, जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें छोटी है, और ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये फ्लोट करते रहती है, इधर से उधर घूमते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं साइड साइड में, ठीक है। और ये स्पिंडल शेप होती है, और न्यूक्लियस, इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी है। अच्छा, 60% स्पीसीज में ऐसा होता है कि पोलन ग्रेन जो है 2 सेल स्टेज पे ही वो अलग जगह पे फैल जाता है, मतलब उतना ही रहता है, उसके आगे मैच्योर नहीं होता। जबकि 40% स्पीसीज यानी बाकी की जो बची है इसमें 3 सेल स्टेज होता है। 3 सेल स्टेज कौन सा होता है, जो जो हमारी जो सेल थी जनरेटिव सेल, जो जनरेटिव सेल है छोटी वाली जो सेल है वो डिवाइड करती है, इसकी वजह से 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो 2 मेल गैमेट हो गए और एक वेजिटेटिव सेल हो गया, क्योंकि जनरेटिव सेल तो 2 मेल गैमेट बन गई ना, इसीलिए। तो वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट, टोटल 3 सेल होगा, तो 3 सेल स्टेज पे वो डेhiscence होती है। तो ये तो बात हो गई पोलन ग्रेन के मेन चीज की। अब इसके फैक्ट्स की बात करते हैं कुछ। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन के अबाउट कुछ फैक्ट की। कुछ फैक्ट है जो कि पोलन ग्रेन के ऊपर है। देखिए, पहली बात तो ये कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो जिसकी वजह से सीवियर एलर्जी हो जाती है पोलन की। कुछ पोलन ग्रेन कुछ पौधों के ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सीवियर एलर्जी हो जाती है। और ब्रोंकियल एप्लिएक्शन यानी कि जो ब्रोंकियो वाला हिस्सा है, अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, बस ये समझ लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक हिस्सा होता है जो पाइप होती है, सांस की नली होती है, उसके आगे हिस्सा होता है ब्रोंकियोल। तो ब्रोंकियोल का अफेक्शन हो जाता है, एफ्लिएक्शन हो जाता है। एफ्लिएक्शन मतलब क्या, कि वो जो है एफ्लिएक्शन यानी कि थोड़ा सा इन्फ्लामेट हो जाता है, यानी कि थोड़ा डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, अस्थमा होता है और ब्रोंकाइटिस होता है। और अगर एक और बात, पार्थिनियम जो है, पार्थिनियम का दूसरा नाम क्या है, कैरेट ग्रास, वो जो है उसकी पोलन जो है एलर्जी करती है, उसकी वजह से पोलन एलर्जी हो जाती है। ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, ये न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होते हैं, ये इसीलिए कुछ लोग इसे टैबलेट के रूप में एज ए फूड सप्लीमेंट भी लेते हैं, और कुछ कुछ जगह पे यानी हमारे यहाँ पे भी इंक्रीज करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एथलेटिक्स एंड रेस हॉर्सेस। यानी कि अगर किसी की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, किसी रेस करने वाले की या एथलेटिक्स की, तो उससे हम कर सकते हैं, किससे, पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन एज ए टैबलेट ले सकते हैं। अच्छा, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी अलग अलग हो सकती है। अब वायबिलिटी क्या होता है, वायबिलिटी यानी कि कब तक वो फंक्शन में रहेगा, कब तक वो जिंदा रहेगा, दूसरी तरह से आप कह सकते हैं। एक कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो 30 मिनट तक उनकी वायबिलिटी होती है, जैसे कि सीरियल्स, जो सीरियल्स होते हैं राइस और व्हीट, उसकी जो वायबिलिटी होती है उसके पोलन की, वो जो है वो 30 मिनट तक रहती है। जबकि कुछ ऐसे भी पोलन ग्रेन होते हैं जिनकी मंथ तक वायबिलिटी रहती है, कुछ महीने तक रहती है। उसमें कौन कौन सी फैमिली आ जाती है, रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी। रोजेसी यानी कि इसमें रोज वगैरह आता है, वो सब रोजेसी। लेगुमिनेसी यानी जितनी भी दाल की फैमिली है सबकी सब, चना हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, सारी की सारी लेगुमिनेसी में आती है। सोलेनेसी यानी कि पोटैटो वाली फैमिली, उसे कहते हैं पोटैटो की फैमिली, जैसे पोटैटो वगैरह आते हैं। इसकी ऐसा नहीं है कि सारी स्पीसीज इसकी वायबल होती है मंथ तक, कुछ ही स्पीसीज ऐसी होती है जो वायबिलिटी होती है। सम वर्ड है ना, इस पे ध्यान देना, सम वर्ड, क्योंकि कुछ ही की वायबिलिटी रहती है, इसीलिए। अच्छा, अब इसको हम पोलन ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हैं। कहाँ स्टोर कर सकते हैं इसे, -196 डिग्री सेल्सियस। कितना है टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड नाइट्रोजन में उसको स्टोर किया जाता है एज अ पोलन बैंक, कि ये पोलन बैंक है। जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही पोलन का भी बैंक होता है। तो पोलन बैंक होता है, और वो किस लिए, सीड बैंक के लिए, यानी आगे अगर कोई चीज हमें सीड बनानी हो या कुछ करनी हो एज अ, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, मान लो कोई ऐसा पोलन ग्रेन है, कोई ऐसा पौधा है
जिसका पोलन ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से क्रॉप बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो हम उसको संभाल के रखेंगे उस पोलन ग्रेन को, और जब आने वाले फ्यूचर टाइम में हमें जरूरत होगी तो हम उसका यूज कर लेंगे क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में, यानी कि क्रॉप का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम गाइनोशियम की। गाइनोशियम जो कि फीमेल पार्ट होता है, ये हमें पता है। तो गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम की जो यूनिट होता है वो होती है पिस्टिल। पिस्टिल जो है वो हो सकता है या तो सिंगल हो या मैनी हो। अगर सिंगल होगा, हमें पता है पिस्टिल की यूनिट क्या होती है, कार्पल। पिस्टिल यानी कार्पल। तो कार्पल जो है वो हो सकता है या तो एक हो या बहुत सारे हो। अगर एक होंगे कार्पल तो मोनो कार्पलरी बोलेंगे, और अगर बहुत सारे होंगे तो मल्टी कार्पलरी बोलेंगे उसको हम। सिंगल और मैनी का याद रखना। अच्छा, सिंगल होगा तो मोनो कार्पलरी, जैसे एग्जाम्पल है हिबिस्कस, और मैनी होगा तो मल्टी कार्पलरी बोलेंगे उसको हम। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बहुत सारे कार्पल्स हैं वो या तो आपस में फ्यूज हो या अलग अलग हो। अगर वो फ्यूज होंगे तो वो सिन है। अगर वो फ्यूज है यानी कि वो सिन है तो उसे हम बोलेंगे सिन कार्पस। लेकिन अगर वो एपो है यानी वो फ्री है तो उसे हम बोलेंगे एपोकार्पस। तो सिन कार्पस का एग्जांपल है पेपेवर। जब पेपेवर है वो सिन कार्पस है, यानी कि चिपका हुआ, यानी फ्यूज है। फ्यूज है वो पेपेवर। और जो एपोकार्पस है, जो फ्री है, वो माइकेलिया। अच्छा, पिस्टिल में अगर पिस्टिल मैनी टाइप्स की हो, मल्टी कार्पलरी हो, तो उसमें सिन कार्पस और एपोकार्पस होता है। सिन कार्पस को कैसे याद करोगे और एपोकार्पस को कैसे देखो? सिन कार्पस, सिन यानी फ्यूज है, तो पापा जो होते हैं वो हमारे आगे पीछे हमेशा चिपके रहते हैं, फ्यूज रहते हैं पापा, हमें कहीं जाने नहीं देते। जबकि हम जो है वो फ्री रहना चाहते हैं। माई यानी मैं फ्री रहना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं फ्री रहना चाहता हूँ यानी माइकेलिया। मैं, माई यानी मैं, माइकेलिया मैं फ्री रहना चाहता हूँ, और सिन कार्पस यानी कि पेपेवर जो कि फ्यूज रहना चाहता है। तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो पिस्टिल है, पिस्टिल, हर एक पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो होता है यहाँ पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म मतलब क्या? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज अ मेल पार्ट। मेल पार्ट यानी कि लड़के वाले, यानी कि लड़के वाले, यानी कि लड़का। तो लड़का कहाँ पे आके मिलेगा? फीमेल के घर पे आके मिलेगा, घर पे जाके मिलेगा, यानी कि दरवाजे पे पहले एंट्री होगी, यानी होगी वहां पे डिसाइड होगा। तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये लैंड करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है स्टिग्मा। जबकि स्टाइल जो है वो इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है, सिलेंडर इलोंगेटेड पार्ट है। और जो ओवरी है वो आप देख रहे हैं बल्ज है, यानी मोटा पार्ट है, वो बेसल बल्ज पार्ट है, उसे ओवरी बोलते हैं। अच्छा, ओवरी के अंदर कैविटी होगी तो उसे ओवेरियन कैविटी बोलेंगे। जैसे जैसे हमारे माउथ के अंदर होती है तो बक्कल कैविटी बोलते हैं, वैसे ओवरी के अंदर जो कैविटी होगी उसे ओवेरियन कैविटी बोलेंगे। तो ओवेरियन कैविटी जो होती है इसके अंदर प्लेसेंटा होता है। ओवेरियन कैविटी का दूसरा नाम लोक्यूल भी होता है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, प्लेसेंटा जो है जहां जुड़ा रहता है, जिससे वो अलाइन रहता है, जिससे अराइज होता है वो प्लेसेंटा, वहां पे मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजिया जो होता है वो इंटेगुमेंटेड होता है। इंटेगुमेंटेड मतलब कवर, उस पर कवर चढ़ा, एक ऐसा मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया ऐसा वाला जिस पर कवर चढ़ा, उसे कहते हैं इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। तो ये इंटेगुमेंटेड है मेगास्पोरेंजिया। इसको ओव्यूल भी बोलते हैं हम। ओव्यूल, ओव्यूल यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं, आपको पता है कि ओव्यूल आगे जाके बीज बनने वाला है, ये बात पता है। तो मुझे ये बताइए, आम में कितने बीज होते हैं? आम में बीज नहीं गुठली होती है। अच्छा, तो आम में कितनी गुठली होती है ये बताइए? एक। तो क्या मैं इसे ये बोल सकता हूँ कि उसमें एक ओव्यूल होता है? तो देखिए, जो एक ओव्यूल है उसका एग्जाम्पल मैंगो है। क्या वीट में भी एक ही होता है? हाँ, वीट में भी एक ही होता है। जो हम गेहूं का दाना होता है वो बीज ही होता है, वो सीड होता है। ठीक है, और पैडी, पैडी यानी कि जो धान वगैरह हो गए उसकी बात करते हैं, तो वो भी एक बीज के बराबर है। अच्छा, एक से ज्यादा बीज, पपीते में, तरबूज में, सब में एक से ज्यादा बीज होते हैं। तो ये हो गया, बहुत सारे ओविल होते हैं इसमें। तो एक से ज्यादा ओविल किसमें होते हैं? पपाया में होते हैं, वाटरमेलन में होते हैं, ऑर्किड्स में होते हैं। तो ये आपको यहाँ तक याद रखना। अब आपको मेरे साथ ओव्यूल बनाना सीखना है कि ओव्यूल कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ओव्यूल का डायग्राम बनाएंगे, और यहाँ पे जो हम ओव्यूल, जिस ओव्यूल का डायग्राम बनाएंगे जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल यानी ओव्यूल जो कि उल्टा हो, उसे एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे जो है प्लेसेंटा होता है, यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा है, और यहाँ से जो है यहाँ पे हाइलम होता है। हाइलम, हाइलम जो है फ्यूनिकल से जाके जुड़ता है, यहाँ पे फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल होता है, और उसके नीचे यहाँ पे ओवरी होती है। फिर अब देखिए, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे अब क्या होने वाला है, ये ओवरी है, ओवरी बनने वाली है। तो देखिए इसमें एक होता है
आउटर इंटेगुमेंट यानी कि बाहर की जो परत होती है, बाहर की जो कवर होती है उसे हम कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। और जो इसके अंदर होता है, ये जो दूसरा वाला इंटेगुमेंट होता है, दूसरा वाला कवर होता है, इसको हम कहते हैं इनर इंटेगुमेंट। ये है इनर यानी अंदर वाली कवर है ना, इसलिए हम इसे कह रहे हैं इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। देन उसके बाद जो इसके अंदर यहाँ पे जो मटेरियल भरा होता है उसे हम कहते हैं न्यूसेलस, न्यूसेलस। न्यूसेलस का क्या, देखिए फ्यूनिकल क्या होता है, जहां से ये जुड़ा होता है, जहां से ओव्यूल जुड़ा होता है उसे फ्यूनिकल कहते हैं, जिस जहां पे ओव्यूल से जुड़ा होता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज अ पॉइंट जहां पे ओव्यूल जुड़ा होता है, ठीक है। न्यूसेलस क्या होता है, न्यूसेलस होता है जहां जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को। और ये जो है इसके बीच में, इसके अंदर ऐसा छोटा सा ये होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। अच्छा, एक जगह जहां पे न्यूक्लियस बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, कहाँ नहीं होता, माइक्रोपाइल वाले एंड पे। ये जो एंड है इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड। ये है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये माइक्रोपाइल का एंड है, इसे माइक्रोपाइल बोलेंगे। ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है, जबकि ये वाला चार्जल एंड है, चार्जल एंड है। तो इसको हम बोलेंगे चार्जा, चार्जल एंड। जबकि ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल। तो एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ये याद रखना आपको कि एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ये याद रखना है आपको। तो ओव्यूल में ज्यादातर जो ओव्यूल होता है उसमें दो ही इंटेगुमेंट होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। और न्यूसेलस, न्यूसेलस वो होता है जो मटेरियल यहाँ पे भरा हुआ होता है, सब न्यूसेलस कहते हैं, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को, फीमेल गैमेटोफाइट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो कि प्लेसेंटा समझ आ गया, जहां पे ये जुड़ा हुआ है, ओवरी से जहां से जुड़ा हुआ है। हाइलम क्या है, हाइलम अगर ध्यान से देखो, फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल जो है हाइलम और ओवरी के बीच में है, सॉरी हाइलम और ओव्यूल के बीच में क्या है, फ्यूनिकल। हाइलम और ओव्यूल के बीच में क्या है, फ्यूनिकल। ये पूरा ओव्यूल है, ये पूरा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये हाइलम है, ये वाला हाइलम है, इसके बीच में फ्यूनिकल होता है। एक जगह ऐसी भी होती है जहां पर न्यूसेलस बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। जबकि जो नीचे जो जगह होती है उसे हम कहते हैं चार्जा। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट जो सिरा होता है उसे हम कहते हैं चार्जल एंड। अब देखिए अगला जो प्रोसेस है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगा स्पोर का बनना, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर का बनना, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। जब मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर बनाती है वो मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं उसको, और इसमें भी मियोसिस ही होता है, ठीक है। तो मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो मेगा स्पोर में कन्वर्ट हो गई, और ये 4 मेगा स्पोर है। 4 में से अब क्या होने वाला है, मियोसिस होने के बाद बना है, ठीक है। 4 में से क्या होने वाला है, 3 जो कि माइक्रोपाइल की तरफ है वो डिजनरेट कर जाएंगे, यानी वो खत्म हो जाएंगे। बचेगा एक जो कि चार्जल एंड की तरफ है, बस वही बचेगा। तो उसे हम कहेंगे ये मेगा स्पोर टेट्राड है, इसमें से सिर्फ एक ही बचा। चूंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे एक ही मोनोस्पोर, एक ही मेगा स्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक में बदला है। यहाँ पे एक ही मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक में बदला है, इसलिए इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और फिर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से क्या, एक ही मेगा स्पोर बचा। अब वो मेगा स्पोर माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करने से क्या होता है, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके 2 बनाएगा, एक के 2 बने और 2 के 4 बने माइटोसिस करने के बाद। फिर और माइटोसिस हुआ तो वो 4 के 8 बन गए। अब ये 8 अपने आप को अरेंज कर लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से क्यों अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो तीन जो सेल्स मिलके यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होती है, 3 एंटीपोडल सेल्स यहाँ पे होती है। यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर पाया जाता है, यहाँ पे सेंट्रल सेल है जो कि एक सेल है सेंट्रल सेल, यहाँ पे एक एग सेल है, और यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल भी है। तो टोटल कितने सेल हो गए, 3 4 5 6 7। तो ये 7 सेल हो गए, तो इसीलिए अब इसको बोलते हैं 7 सेल्ड। और न्यूक्लियस कितने ये गिनते हैं जरा हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है। 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, यानी कि इस वाली कंडीशन को आपने सुना होगा स्कूल में भी या कहीं पे भी सुना होगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन कौन सी होती है, तो यही है वो कंडीशन। और ये कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगा स्पोर मदर सेल पूरा का पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, ध्यान से सुनना। वो ये है कि मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोरोजेनेसिस से लेकर के एंड में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन कैसे बनती है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन कैसे बनती है, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है ये ध्यान से सुनना।
वो ये है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मेगास्पोरोजेनेसिस करती है, तो मेगास्पोर बनता है। देखो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है थ्रू मियोसिस, फिर उसमें से एक चार्ज एंड वाला सर्वाइव करता है, बाकी सारे डीजनरेट कर जाते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है, और माइटोसिस से फिर 2 हो जाते हैं, 2 के 4, 4 के 8, 8 अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, फिर वो एकदम अच्छे तरह से अरेंज कर लेते हैं। 3 एंटीपोडल होता है, एक सेंट्रल सेल होती है, एक एक्सेल होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं, यानी कि टोटल 3 4 5 6 7 सेल हुए, 7 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हुए, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियट कंडीशन। तो इस तरह से आती है 7 सेल 8 न्यूक्लियट कंडीशन। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। हमने मेल पार्ट की बात कर लिया, अच्छे से डिटेल में समझ लिया, हमने फीमेल पार्ट को भी डिटेल में समझ लिया। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की, यानी मेल पार्ट बनकर तैयार हो चुका है, फीमेल पार्ट भी तैयार हो चुका है। अब मेल पार्ट में से पोलन ग्रेन उड़ करके उसके पास या किसी भी मीडियम से जा सकता है, वाटर से, विंड से या इंसेक्ट से, किसी भी तरीके से वो उसको फीमेल पार्ट तक पहुंचना है। तो पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन का मेल पार्ट से फीमेल तक पहुंचना, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो सकता है अलग अलग तरीके से। देखिए पॉलिनेशन एक तो ये हो सकता है कि उसी फ्लावर पे जो पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर पे जाके गिर जाए, तो उसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे उसे? ऑटोगैमी। सेम फ्लावर पे जब हो तो उसे बोलेंगे ऑटोगैमी। और क्लिस्टोगैमी क्या होता है? क्लिस्टोगैमी मतलब वो होता है कि फ्लावर जो है बंद होता है, जैसे क्लिस्टोगैमी होता है वैसे ही एक चेस्मोगैमस भी होता है। चेस्मोगैमस मतलब होता है कि खुला हुआ फ्लावर, जबकि क्लिस्टोगैमस यानी कि क्लिस्टो यानी बंद, बंद फ्लावर की बात हो रही है। तो एक बात बताओ, जो फ्लावर बंद है क्या उसमें से पोलन ग्रेन उड़ करके या फिर इंसेक्ट के द्वारा किसी मीडियम से कहीं बाहर जा पाएगा? नहीं ना। तो यानी कि उसमें और तरह का पॉलिनेशन उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि सिर्फ ऑटोगैमी ही होगी उसमें। किसमें? क्लिस्टोगैमस में, क्योंकि वो बंद है, वो क्लिस्टो है इसीलिए। और चेस्मोगैमस जो होता है वो ओपन फ्लावर होता है, उसकी बात करें तो वो तो किसी भी तरह का कर सकता है, पर ज्यादातर देखा गया है कि जो चेस्मोगैमस यानी ओपन जो फ्लावर होते हैं, जो ओपन होते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि 2 प्लांट्स के बीच में या फिर 2 फ्लावर्स के बीच में, उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, एक हो गया ऑटोगैमी, सेम फ्लावर। क्लिस्टोगैमस में ज्यादातर ऐसा होता है। एक होता है गाइटेनोगैमी। गाइटेनोगैमी क्या होता है? देखिए देखिए पहले इसका समझ लेते हैं ऑटोगैमी। अगर मान लीजिए एक पौधा है और मेरे पास वो फूल है और इधर भी एक फूल है, तो अगर इसी फूल से इसी पे हो गया तो उसे बोलूंगा ऑटोगैमी। लेकिन अगर मेरे पास एक पौधा है और मान लीजिए ये फूल है और यहाँ पे भी एक फूल है, देखिए प्लांट सेम है, सेम प्लांट, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि ये अनदर फ्लावर पे जा रहा है। तो अनदर फ्लावर पे जा रहा है तो दोनों प्लांट तो सेम है ना, तो प्लांट का जीन सेम होगा, तो इसे हम बोलेंगे जेनेटिकली दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि जीन तो सेम है ना, तो प्लांट तो वही है, प्लांट थोड़ा ना चेंज हुआ है। बट फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए वो देखा गया क्योंकि 2 अलग अलग फ्लावर है, इसलिए फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जबकि जेनेटिकली दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। बस आप जेनेटिकली वाला याद रखो, फंक्शनली आपको एकदम ऑटोमेटिकली अच्छे से याद हो जाएगा। अब जीनोगैमी में क्या होता है? जीनोगैमी में क्या होता है? 2 प्लांट होते हैं, एक प्लांट मान लीजिए ये है और एक प्लांट मान लीजिए ये है, दोनों अलग अलग प्लांट है। तो इसके एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगा, तो अब जब डिफरेंट प्लांट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट फ्लावर भी हो जाएगा, क्योंकि प्लांट ही डिफरेंट हो गया। तो जब डिफरेंट प्लांट पे जाता है पोलन ग्रेन उड़ करके या किसी मीडियम से, तो उसको कहते हैं जीनोगैमी। ऑटोगैमी, गाइटेनोगैमी, जीनोगैमी, ये सब आपको समझ आ चुका है। ऑटोगैमी, गाइटेनोगैमी और जीनोगैमी क्या होता है ये सब समझ आ चुका है। तो अब बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन किस तरह से हो सकता है? एक तो हो सकता है कि विंड से हो, तो ज्यादातर ग्रासेस में ऐसा देखा गया है। वाटर से हो, और 30 जेनरा यानी 30 जेनरा ऐसे होते हैं, 30 जीनस ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। और इसका अगर इसका एग्जाम्पल याद रखना है तो आप याद रखिए वलिशनेरिया, हाइड्रीला और जोस्टेरा। वलिशनेरिया, हाइड्रीला और जोस्टेरा, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, अब ये देखना, ये जो नाम लिखे ना, क्या लग रहा है? शरीफ है ये? नहीं, ये धोखेबाज है। ये जो नाम जो लिखा है वहां यहाँ पे, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये धोखेबाज है। धोखेबाज कैसे? अब मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए नाम में वाटर है तो क्या लग रहा है ये इसका एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होगा? वाटर। बट ऐसा नहीं है, इसका एजेंट ऑफ पॉलिनेशन वाटर नहीं होता। नाम देखो, नाम कितना भ्रम में डाल रहा है। नाम कह रहा है कि वाटर से पॉलिनेट होगा, वाटर हाइसिंथ कि वाटर से पॉलिनेट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में पॉलिनेट होता है विंड से या फिर इंसेक्ट से, बस इसी से ये पॉलिनेट होता है। धोखेबाज कहेगा ये एकदम धोखेबाज है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली धोखेबाज है। अब हम देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब क्या होता है? ऐसे डिवाइसेस जो कि आउटब्रीड कराएंगे। आउटब्रीड मतलब क्या
कि बाहर से ब्रीडिंग होगी, यानी कि ऐसा डिवाइसेस, ऐसा तरीका जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा यानी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा तो क्या कराएगा, ये कराना चाहेगा क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मकसद क्या है कि किसी भी तरह से मैं क्रॉस पॉलिनेशन करा दूं। क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत क्या है, जबकि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो तो और भी आसान है, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं करते भाई तुम क्यों क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हो? तो इसका जवाब ये है, देखो जो सेल्फ पॉलिनेशन है, अगर हम करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन तो उसकी वजह से लंबे टाइम बाद, थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, कुछ ऐसे कैरेक्टर आ जाते हैं जो हमें अनवांटेड कैरेक्टर चाहिए ही नहीं पर फिर भी आ गए हैं, वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण ही आते हैं। तो क्या होता है इसकी वजह से, इसीलिए हम क्रॉस पॉलिनेशन चाहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन चाहने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं? देखो एक तरीका तो है कि डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब क्या, मेल और फीमेल का अलग अलग टाइम पे डेवलप होना। अगर मेल जल्दी डेवलप कर जाएगा तो उसको बोलेंगे प्रोटेंड्री। यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एंड्री शब्द किसके लिए होता है, एंड्रोशियम कहाँ से आया था, एंड्री एंड्रोशियम, ऐसे करके रिलेट करो तो आपको पता चलेगा। मेल पार्ट अगर पहले डेवलप्ड हो गया तो उसे बोलेंगे प्रोटेंड्री, और अगर फीमेल पार्ट यानी गाइनी पार्ट यानी फीमेल पार्ट अगर पहले डेवलप हो गया तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी। तो अलग अलग टाइम पे डेवलप हो रहा है तो उसे हम कहते हैं डाइकोगैमी। प्रोटेंट्री यानी मेल पहले डेवलप होता है, प्रोटोगाइनी फीमेल पहले डेवलप होता है। हरकोगैमी, हर का मतलब होता है फिजिकल चीज, फिजिकल बैरियर। अगर फिजिकल बैरियर आ गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, तो हमें पता है कि पोलन ग्रेन के ऊपर, पोलन ग्रेन जो है वो ओवरी के ऊपर गिरेगा, मतलब ओवर इसके ऊपर गिरेगा, स्टिग्मा के ऊपर। तो अगर जब ये ऊपर होगा, जब ये बड़ा होगा तभी तो गिरेगा, या इसके बराबर होगा इतना तभी तो गिर पाएगा, तभी तो उड़ पाएगा। लेकिन मान लीजिए ये इतना है, ये छोटा सा है, तो अब ये गिर के नीचे चला जाएगा। तो ये क्या है, फिजिकल बैरियर है। इस बैरियर की वजह से, इस बैरियर को ही कहते हैं हरकोगैमी। एक और तरीका क्या है कि ये खुद ही इनकॉम्पिटिबिलिटी कर ले। इनकॉम्पिटिबिलिटी क्या होता है, कंपैटिबल ना हो पाना, इनकॉम्पिटिबिलिटी बोलते हैं उसको। और ये जेनेटिक्स में ही इनके होता है अंदर से कि हम इनकॉम्पैटिबल होंगे तो अच्छा रहेगा, जेनेटिकली इसके अंदर होता है। तो ये जेनेटिक फीचर है। तो कौन सा फीचर है जेनेटिक फीचर, जो कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसा कौन सा है जिसमें जेनेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, वो है सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। पोलन मतलब पोलन जो वहां से उड़ के आया, कहीं से भी आया किसी मीडियम के थ्रू। पिस्टिल मतलब कि जो पूरा ये वाला हिस्सा है इसको पिस्टिल बोलते हैं, इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो है ये तस्तरी है, तस्तरी यानी कि प्लेट जैसा होता है स्टिग्मा। अगर इसको हम जूम करें तो हम देखेंगे ये स्टिग्मा जो है ये प्लेट जैसा होता है, स्टिग्मा। यहाँ पे मान लीजिए एक पोलन ग्रेन आया, ये पोलन ग्रेन जो आया है मान लीजिए कंपैटिबल नहीं है मतलब क्या, यानी कि इन्होंने केमिकल्स के थ्रू पहचान लिया, इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि ये केमिकल्स के थ्रू पहचान सकते हैं कि ये जो पोलन जो आया है ये कंपैटिबल है या नहीं, क्या मैं इसको अंदर आने दूं, क्या ये अच्छा है हमारे लिए। जैसे हम करते नहीं है, जैसे हम मान लीजिए मैरिज करते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि नहीं कि हमारे लिए अच्छा है या नहीं फ्यूचर के लिए, तो उसकी सारी अंदर बाहर जो भी उसके अंदर पर्सनैलिटी है सबको जांचते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जो स्टिग्मा है वो भी ऐसे ही करता है, वो पोलन को जांचता है, पहले अच्छी तरह से जांचता है। अगर मान लीजिए ये पोलन जो है बहुत अच्छा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब जनरेट होने लग जाएगी धीरे धीरे, और ये इसके रास्ते ऐसे करके अंदर आने लगेगा, और ये ऐसे आते आते इस रास्ते ओवरी तक पहुंच जाएगा एंड में। तो इस तरह से होता है, वो होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अच्छा, अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तो होता है, ये तो पता है, यानी संकरण। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, यानी मेल और फीमेल पार्ट का मिलना और रिप्रोडक्शन होना, उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करा सकते हैं। आर्टिफिशियली इंड्यूस कराने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है, इमैस्कुलेशन, दूसरा है बैगिंग। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, इमैस्कुलेशन देखिए एम वर्ड इसमें छुपा हुआ है, मैस्कुलेशन, मैस्कुलाइन वर्ड छुपा हुआ है, थोड़ा अगर ध्यान से देखे तो जो मेल पार्ट है जब हम उसको निकाल देते हैं, मान लीजिए कि मेल पार्ट है ही, मानना क्या, ये तो मेल पार्ट है ही, अगर मैं इसको निकाल दूं बाहर तो मैं बोलूंगा कि मैंने इमैस्कुलेशन कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ऐसा करा कि फीमेल पार्ट को बैग में रख दिया, एक ऐसे बैग में, बैग इन द सेंस की पन्नी, मान लीजिए पन्नी लपेट दिया उसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से, तो बैगिंग कर दी मैंने उसकी, तो उसको हम बोलेंगे बैगिंग करना, यानी कि बैग की तरफ उसको बंद करना। तो ये चीज हमें समझ आ गई। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस
आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को चाहते हैं वो। ये कितने तरह के, इसका तरीका क्या है? डाइकोगैमी। डाइकोगैमी यानी कि अलग अलग टाइम पे मेल और फीमेल का डेवलप होना। अगर मेल पहले डेवलप हो गया तो प्रोटेंड्री, फीमेल पहले डेवलप हो गया तो प्रोटोगाइनी। हर्कोगैमी में फिजिकल बैरियर होता है, यानी कि स्टिग्मा स्टिग्मा और पोलन जो है वो अलग अलग साइज पे पोलन नहीं होते, वो सब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है, जहाँ पे जेनेटिकली वो अपने आप को इनकॉम्पेटिबल कर लेता है, उसे कहते हैं। ये हो गया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन भी देख लिया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिया हमने। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन को ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। देखिए हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो ये पोलन ग्रेन होता है उसमें जो सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। तो जनरेटिव सेल आगे जाके 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाती है। जनरेटिव सेल डिवाइड करती है तो 2 मेल गैमेट बनाती है, हमें पता है। 2 मेल गैमेट में से ये दोनों मेल गैमेट ये क्या करते हैं, जाते हैं पीछे से माइक्रोपाइल एंड की तरफ से जाते हैं, चालजा की तरफ से नहीं जाते हैं, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ये मेल गैमेट अंदर की तरफ जाते हैं, और वो भी थ्रू सिनर्जिड। सिनर्जिड के रास्ते होते हुए, सिनर्जिड है ना, ये सिनर्जिड सेल है ये दोनों, तो इसके रास्ते होते हुए। अच्छा, जो ये जो पोलन ग्रेन जा रहा है, पोलन ट्यूब यहाँ से जाएगा, उसको न्यूट्रिशन कौन देता है? तो उसको न्यूट्रिशन देगा फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये यहाँ पे आपको फिंगर जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जो कि स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ से पोलन ट्यूब एंटर किया, ठीक है। अब देखते हैं, जब 2 मेल गैमेट है तो एक एन है, एक और दूसरा वाला भी एन है। जो एक मेल गैमेट है वो एक्स सेल से जाकर के फ्यूज करेगा, एक्स सेल ये वाली एक्स सेल है, इससे जाकर के ये फ्यूज करेगा एक्स सेल जो कि एन है। जबकि सेंट्रल सेल जो कि ये सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल ये 2n है। तो जो n वाली से फ्यूज करेगा तो n प्लस n वो 2n बनाएगा, जाइगोट बनेगा, जिसे हम बोलेंगे सिनगैमी। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एक्स सेल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड सिनगैमी। क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड एक्स सेल इज कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी हुआ यहाँ पे। और एक जो दूसरा वाला मेल गैमेट था वो कहाँ गया? वो जाएगा सेंट्रल सेल के पास, और वो दोनों मिलकर के 3n हो जाएंगे। यानी इसीलिए एंडोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म में होता है वो 3n होता है, ये बात याद रखनी है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये आगे जाके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या? लगातार अपने डीएनए को डिवाइड करता जाएगा, एंडोस्पर्म बना देगा। तो इस वाली प्रोसेस को फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद सेंट्रल सेल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद सेंट्रल सेल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों प्रोसेस दोनों ही फर्टिलाइजेशन जैसी है। तो इसीलिए ये 2 तरह के फर्टिलाइजेशन है, ये दोनों मिलकर के, ये दोनों प्रोसेस को मिलकर के हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन, जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है? ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ओव्यूल है, ओव्यूल यानी बीज की तरह आप मान सकते हैं, बीज पहले क्या था? वो ओव्यूल था, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, कुछ एंडोस्पर्म ऐसे होते हैं जो कि सीड बनने तक बचे हुए रहते हैं, परसिस्ट यानी बचे हुए रहते हैं, जैसे कैस्टर में और कोकोनट में। कोकोनट में आपने जो नारियल पानी देखा है वो एक्चुअल में एंडोस्पर्म ही है। और कुछ ऐसे एंडोस्पर्म होते हैं जो कि बच ही नहीं पाते, मतलब उसमें सारे के सारे कंज्यूम हो जाते हैं, सारे एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाते हैं। वो है पी, ग्राउंडनट और बी इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, एम्ब्रियोजेनी क्या होता है? एम्ब्रियोजेनी, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसे हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। उसमें क्या होता है? जाइगोट प्रो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, प्रो एम्ब्रियो ग्लोबुलर शेप में कन्वर्ट होता है, ग्लोबुलर शेप हार्ट शेप में कन्वर्ट होता है, हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, और फिर उसे एम्ब्रियोजेनी कहते हैं उस प्रोसेस को। अब ये जाइगोट कैसे बना था? वो ऐसे बना था। ये पूरी प्रोसेस हमने अच्छे से देखी है। डबल फर्टिलाइजेशन 30 सेकंड के अंदर एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल में से जनरेटिव सेल डिवाइड करते हैं, 2 मेल गैमेट बनाते हैं। एक मेल गैमेट एक सेल से जाके फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है। एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल से जाके फ्यूज करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जाइगोट बनता है तो उसे सिनगैमी कहते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। दोनों प्रोसेस को मिलकर डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। एम्ब्रियो जो है 2 तरह के होते हैं, डाइकोट में एम्ब्रियो होते हैं और एक मोनोकोट में होते हैं। डाइकोट एम्ब्रियो में क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस एक होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस तो इसमें भी होती है। तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो ऊपर होती है, और इसमें 2 कोटिलिडन होते हैं, यानी कि ये 2 कोटिलिडन इसके अंदर है।
आपको इसके बाद इमेज यहाँ पे दिख जाएगी थोड़ी देर के बाद, आप उसमें देख लेना और अच्छे से, लेकिन मैं अभी समझा देता हूँ। तो कोटिलीडन में क्या होता है, ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है उसे इपिकोटाइल कहते हैं। इपिकोटाइल जो है टर्मिनेट होता है प्लूमिल से, प्लूमिल यानी कि शूट टिप। अब शूट जो है ऊपर ही होता है पौधे के अंदर, ये तुम्हें पता है, यानी तने वाला और बाकी ऊपर का सारा हिस्सा। और नीचे क्या होता है, हाइपोकोटाइल। ईपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा। अब नीचे क्या होगा, पौधे के नीचे क्या होता है, पौधे के नीचे होता है रूट। तो रूट की बात करते हैं, वो टर्मिनेट विद द रेडिकल रूट टिप। और रूट टिप को कवर कौन करता है, रूट कैप। ठीक है, मोनो डाइकोट एम्ब्रियो आप समझ गए। अब मोनोकोट एम्ब्रियो देखते हैं। मोनोकोट एम्ब्रियो, मोनो मतलब एक, तो एक ही कोटिलीडन होगा इसके अंदर। इस मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर एक ही कोटिलीडन होता है, लेटरल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। और वो भी कहाँ होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। जैसे मान लीजिए अगर ये मोनोकोट एम्ब्रियो, तो इसके लेटरल में, साइड साइड में होगा, लेटरल में, ऐसा नहीं कि बीच में, लेटरल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस में होगा वो मोनोकोट, वो एक कोटिलीडन। अगर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे इपिकोटाइल कहते हैं। इपिकोटाइल में सूट अपेक्स होगा, और सूट अपेक्स जहां से अराइज होता है उसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। जबकि जहां से जो नीचे वाला हिस्सा है कोलियोराइजा, वहां से कोलियोराइजा से रूट अराइज होता है, वहां पे रूट कैप अराइज होता है। रूट कैप और रेडिकल को वो इनक्लोज करता है। राइजा, देखिए राइजा में आर आ रहा है, तो आर आ रहा है तो रूट, और कोलियोप्टाइल में, कोलियोप्टाइल को आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, वो तो सूट के लिए, सी से सूट, ऐसे मान लीजिए, आर मतलब रूट, सी से सूट। तो जहां पे कोलियोराइजा आ रहा है वो रूट के लिए है, और जो कोलियोप्टाइल आ रहा है वो सूट के लिए है। अब देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड हो सकता है दो तरह के हो, एक एल्बुमिनस और एक एक्स एल्बुमिनस। एल्बुमिनस वाले सीड कौन से होंगे, जिसमें कि एंडोस्पर्म जो है वो नहीं बचता है, वो एंडोस्पर्म उसमें बचता ही नहीं है, उसे कहते हैं एंडोस्पर्म जिसमें बचता नहीं है, वो है पी ग्राउंडनट। इसके एग्जांपल याद रखने हैं आपको। एक्स एल्बुमिनस कौन सा होता है, इसमें कि एंडोस्पर्म बच जाता है, वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर, इसमें बच जाता है एंडोस्पर्म, इसे कहते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। अब कुछ किसी किसी प्लांट में ऐसा होता है कि न्यूसेलस भी थोड़ा सा बच जाता है, न्यूसेलस कंज्यूम नहीं होता। न्यूसेलस याद है क्या होता है, हाँ, अगर नहीं समझ आया तो बैक पीछे वीडियो जाके देखो तो पता चल जाएगा न्यूसेलस क्या होता है। तो जो न्यूसेलस का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, उसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। अब ये पेरिस्पर्म होता किसमें है, ये ब्लैक पेपर में होता है, बीट में, काली मिर्च में होता है ये, और बीट में होता है। वॉल ऑफ ओवरी, जो ओवरी की वॉल है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो ओवरी की वॉल है, ओवरी मतलब फ्रूट होता है जो बाद में फ्रूट बन जाता है, यानी कि ओवरी जो है उसका जो वॉल है, उसकी जो ओवरी की वॉल है वो आगे जाके क्या बन जाएगी, वो फ्रूट वॉल बन जाएगी। बट ऑब्वियसली बात है, सिंपल। तो वॉल ऑफ फ्रूट को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। अब कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो पार्सेनोकार्पिक होते हैं। पार्सेनोकार्पिक फ्रूट मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा फिर भी डेवलप हो जाते हैं, मतलब इसको हम इंड्यूस कर सकते हैं। इंड्यूस जैसे कि बनाना ऐसा फ्रूट है जिसको पार्सेनोकार्पिकली प्रोड्यूस किया जाता है, जो कर सकते हैं ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन के थ्रू। अब फ्रूट भी दो तरह के होते हैं, फ्रूट दो तरह के, एक होता है सच्चा, एक होता है झूठा। इंसान होता है कि नहीं सच्चा झूठा, वैसे फ्रूट भी सच्चा झूठा। अब सच क्या है, सच ये है कि ओवरी से फ्रूट बनना चाहिए। झूठ क्या है, ओवरी से ना बनना चाहिए। तो फिर उसको कहेंगे झूठ, उसको कहेंगे सच, जो कि ओवरी से बन रहा है। तो ओवरी से जब बन रहा है तो वो सच है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट होते हैं जो ओवरी से ही बनते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रूट है। जबकि फॉल्स फ्रूट में कौन आता है, फॉल्स फ्रूट में आता है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू और थैलेमस। इसमें ऑल्सो थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर जाता है। झूठी बात होगा ना तो, मतलब तुम पहले कह रहे थे कि ओवरी से फ्रूट बनता है और अब तुमने थैलेमस भी इंक्लूड कर रहे थे, तो झूठ है ना, तो फॉल्स है ना, तो फॉल्स फ्रूट में आ गए ये। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में अंतर पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है, जो सीड जो है वो कितने टाइम तक बचा रहता है, सीड का बचा रहना कितने टाइम तक, यानी कि हमें सीड को इमीडिएटली यूज नहीं करना, कुछ टाइम तक बचा के रखना है। तो हमने देखा है कि 10,000 साल तक हमने एक सीड को बचा के रखा, जिसका नाम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, वो बचा रहता है। ल्यूपिनस आर्क्टिकस 10,000 साल तक बचा रहता है, ये याद रखना है। 2,000 साल तक कौन बचा रहता है, फिनिक्स डक्टाइलीफेरा। तो इसको कैसे याद करेंगे, डा से डक्टाइली, डा से 2,000, ऐसे करके याद कर लो। फनी तरीका है लेकिन फिर भी याद कर लो, 2,000। ठीक है, 2,000 जो है फिनिक्स डक्टाइलीफेरा है। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, सीड बन जाएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसा किस किस में होता है, एस्ट्रेसी फैमिली में होता है, कुछ ग्रासेस में भी ऐसा होता है। मतलब अगर ध्यान से देखे तो सीड तो बन गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है, हाँ, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक फॉर्म है। अब ये जो है इसने नकलची करी है, नकलची बंदर है ये, एपोमिक्सिस ने नकल करी है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नकल कैसे कर ली, क्योंकि इसने सीड फॉर्म कर दिया, सीड तो सिर्फ उसमें ही फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसने मिमिक करा, इसने नकल करी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पॉलीएम्ब्रोनी, पॉलीएम्ब्रोनी क्या होता है, न्यूसेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग
फॉर्म एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जैसा कि हमने देखा था वो एम्ब्रियो सैक था और उसके आसपास सराउंडिंग में न्यूसेलस था। न्यूसेलस था, याद कीजिए, ये आउटर, ये इनर इंटेगमेंट, ये आउटर इंटेगमेंट, ये न्यूसेलस था इसमें। अब न्यूसेलस की भी कुछ सेल्स डिवाइड करने लग जाएगी और एम्ब्रियो बनाने लग जाएगी। तो देखिए न्यूसेलस की सेल्स भी एम्ब्रियो बनाने लग गई, और जो एम्ब्रियो वो तो एम्ब्रियो है ही, तो मोर देन वन एम्ब्रियो हो गए, बहुत सारे एम्ब्रियो हो गए, तो इसे कहते हैं पॉली, यानी बहुत सारे एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो का बनना, पॉली एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियोनी, इसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो देखिए अब यहाँ पे जो है ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अगले लेक्चर में हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू वगैरह देखेंगे, और फिर क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन को समझ करके आंसर कैसे सॉल्व किया जाता है, ये देखेंगे। ठीक है, अगर आप सच में अभी भी वीडियो में बने हुए हैं यहाँ तक भी, तो सच्ची में आप बहुत अच्छा करने वाले एग्जाम में, और हाफ ईयरली नहीं, जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आप बहुत अच्छा करेंगे। बोर्ड एग्जाम भी अच्छा जाएगा, हाफ ईयरली भी अच्छा जाएगा, आपके सारे एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे।